में 100 तक संख्या पहुंच गई थी 2016 में। कौन सी गाय है आपके पास? मैंने तो शुरू में लालच वाली गाय रखी थी जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, हॉलिस्टियन फ्रीजियन। फिर मेरे समझ में आया कि बाज़ार में हम फंसे थे, जितनी ज़्यादा दूध देने वाली गाय होगी उतनी ही ज़्यादा उसको बीमारी होगी, उतने ही ज़्यादा बाज़ार पर हम डॉक्टर को पैसे देते थे। ज़्यादातर पैसे डॉक्टर और दवा में जाता था, दिन भर इलाज होता था और इसके बाद भी कई बार गायों को बचा नहीं पाते थे। तो वो दर्द भी मैंने झेला है कि बड़ी बड़ी गायों को अपने सामने मरते हुए मैंने देखा। वो दर्द मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। तो धीरे से समझ में आया कि जितनी ज़्यादा दूध की गाय होंगी उतनी ही ज़्यादा बीमार होंगी, तो दूध उतना ही मिलेगा। इसका पूरा मेरे पास चार्ट है, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। इसका पूरा चार्ट हमने बनाया है, अपने अनुभव से देख देख के पूरा बनाया है, कैलकुलेशन किया है, पूरा गुणन उसको मैं। तो मैंने अपने गायों में साहीवाल गायों को धीरे धीरे साहीवाल तो उनको रिप्लेस करना शुरू किया और उनको बेचना देना शुरू किया और साहीवाल गाय को जोड़ना शुरू किया। तो अब मैं कोई गाय खरीदता नहीं हूँ, मेरे पास अब अपनी ही गाय तैयार होती रहती हैं। तो क्या होता है, एक दिमाग में ये भी गया है, मैं 3 महीने पर एक भैंस बेच लेता हूँ, 3 महीने पर एक भैंस बेच देता हूँ, क्योंकि संख्या नहीं बढ़ने देना है, संख्या बढ़ने नहीं देना, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखना है, नहीं तो बोझ हो जाएगा। और हर दूसरे महीने एक गाय बेच देता हूँ, हर दूसरे महीने लगभग ऐसे तरीका बनाया है कि एक गाय बिक जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो एक भैंस बिकती है तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो जो साथी सहयोगी काम करते हैं उनका पूरा जो उनके पैसे का खर्चा है वो पूरा निकल आता है। और जब एक गाय बिक जाती है तो जो बाज़ार से पशु आहार वगैरह ले आते हैं उसका खर्चा निकल जाता है। इस तरह से हमने अपना मैनेजमेंट ठीक किया। जी, आपको ये शुरू किया सबसे कठिन मुश्किल आपकी गौशाला में सबसे कठिन बात कौन सी आई? अरे बहुत बढ़िया, सबसे कठिन बात और आंख से आंसू आ गए थे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब मैं रोया हूँ, ये मार्च 2019 में मेरे आंख से आंसू निकलने लग गए। देखिए, बड़ी सच्चाई से आपके सामने प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ और बहुत भोला हूँ और इतना गधा हूँ कि ये सब काम में फंसा हूँ। तो मार्च 2019 का दिन था, मैं रोने लगा, आंख से आंसू निकलने गए। क्यों भैया? मेरे पास लेबर ही नहीं थे, अगले दिन दूध लगाने वाला कोई लेबर ही नहीं था। मैंने अपने सरदार जी जो मेंटोर थे पंजाब, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, सरदार जी आप तो 200 गायों की गौशाला रखे हो, घोड़े भी पाले थे, बड़े अच्छे घोड़े थे। मैंने कहा, कहाँ हमें इस बेवकूफ़ी में फंसा दिया, मेरे आँख से आंसू बह रहा है, कोई आदमी ही नहीं रुकता है। सबसे बड़ी चिंता थी कि हम अपने यहाँ साथी सहयोगी यानी लेबर को रोक नहीं पाते थे। कुछ दिन काम करते थे, ऐसे थे रात में छलांग लगा के भाग गए, वो बाउंड्री कूद के भाग गए। अब सुबह उठने को कोई गाय लगाने वाला नहीं, मैं तो लगा ही नहीं जानता हूँ, गोबर कौन उठा। इतनी समस्या होती थी। गांव के लोगों को बुलाया, गांव में भी, अरे भाई 1 2 4 गाय लगाने का उनको अभ्यास है, हमारे यहाँ कितनी लगानी थी, 50 गाय लगाओ। अब वो कहते थे, महाराज आपके यहाँ तो नहीं लगा पाएंगे, कितनी गाय लगाओ, 2-3 में हाथ थक जाता था, बड़ी समस्या होती थी। तो सरदार जी ने कहा कि क्या चूक हो रही है मालूम है? मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा, तुम तो लखनऊ से गौशाला चला रहे हो 70 किलोमीटर दूर, मैं तो अपने गांव 2 किलोमीटर से दूर से अपनी गौशाला नहीं चला पा रहा था। मैं स्वयं गौशाला में रहता हूं, मेरा परिवार रहता है, तब मेरे यहाँ लेबर रुकते हैं, इससे पहले कोई लेबर नहीं रुकता है। मैंने उसी दिन से मन बना लिया था, अब मुझे गौशाला में रुकना है। मैंने पूछा क्या करते हैं? कहीं पूरे लेबर का खाना मेरी पत्नी बनाती है और साथ में बैठ के शाम का भोजन मैं उनके साथ करता हूँ। यानी रोटी का संबंध, आपका बच्चा उनके बच्चे के साथ खेले, बेटी का संबंध, ये जब तक नहीं बनेगा तब तक वो दिन था। आज का दिन है, ना मैं किसी को कहता हूं जाने के लिए, ना कोई जाते हैं। और सच बात यह है, मुझे लेबर की सच बात, बिल्कुल सच बात है, खेती में तो थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन कोई ना कोई मदद करता है। मैं एक बात बता करके अपना बात फिर ख़त्म करूँगा। दीदी, एक दिन की बात है, कोई नहीं था लेबर, कोई नहीं था। भगवान पे विश्वास देखिए, और गाय माता जो थोड़ा विश्वास बनता है कि हर व्यक्ति के लिए स्वयं का
सृष्टि और नेचर ने बना के रखा है। शाम के 7:30 बजे मैं गौशाला में बैठा था। अमूमन 6 दिन ढलते ही मैं लखनऊ चला जाता था। उस दिन मैं बैठा रहा, सवेरे की चिंता सताए हुए थी, कोई है नहीं, 1-2 लेबर क्या काम करेंगे गौ लगाने। मेरे बड़ा सा गेट लगा था, टक 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 7:30-8 बजे तो आवाज़ आनी शुरू हुई। मैंने कहा भाग के जाओ, देखो यार कोई क्या फंसा हुआ है, कोई बात होगी। देखा तो 2 आदमी चले आ रहे हैं, कोई हमारे रिश्तेदार ने कहा होगा, मैंने उनको भेज दिया था। कौन भेजा है पता नहीं, कौन भेजा है, फ़ोन आया था, कहा वहाँ चले जाओ। हम लोग ढूंढते ढांढते रात हो गई, आ गए। हम कहा भैया आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाता हूँ, तुम खाओ और यहाँ रुको। मुझे लगा साक्षात प्रभु जी आ गए। तो सबसे ज़्यादा समस्या हुई है साथी सहयोगियों के साथ। जी बात हमारी ये है कि हम सब लोग यहाँ गोपालन करते हैं, जी। लेकिन ज्यादातर उनका खुराक बाजार से लाते हैं। जैसे उनके दान होते हैं, उनका खाने का चारा होता है। आपने बोला कि वो वैल्यू एडिशन से आता है, तो इतना तो आ नहीं सकता। बिल्कुल तो सही। हम क्या कर सकते हैं, और अपने घर में जो दान बनाना है तो उनकी रीत क्या है, घी बनाने की रीत क्या है। हम घी भी अच्छी तरह वो दूध में से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 25 से 30 लीटर तक दूध चला जाता है, फिर भी 1 लीटर घी निकलता है। तो आपके पास ऐसी कोई, आपने जो बात बताई वो बहुत सही है, लेकिन उनको जमीन पर लाने की तरक्की क्या है वो बताइए। तो देखिए, सारी बातों का तो हम प्रश्न का उत्तर अपने ही तरीके से अनुभव से दे सकते हैं, सटीक उत्तर आप समझिएगा। मेरा जो अनुभव आया, तो सबसे पहला अनुभव आया तो मैंने एक काम किया, उससे मुझे सबसे सुख मिला। तो क्या काम किया, मैं डे बुक बनाता था। डे बुक आप लोग जानते होंगे, एक किताब होती है, उसमें एक तरफ आय लिखा जाता है और एक तरफ व्यय लिखा जाता था। और मैं जब भी आता था तो जो मेरे साथी, एक संजय नाम का लड़का मेरे साथ काम करता था, वो पूरा हिसाब किताब मुझे लिखवाता था। आज इतने का ये आया, आज इतने का वो आया, फिर खर्चा ये हुआ। तो आता क्या था, तो आता तो एक चीज़ था, दूध बिकता था, उसका पैसा आता था। और जाता क्या था, ये जाए वो जाए, ये जाए ये जाए। अब इसको देख करके, इसको लिखने देख करके मेरी घबराहट होती थी, यार ये तो जा ही जा रहा है, खाली दूसरे जा रहा है, सब तरफ से क्या जा रहा है। तो खाना के लिए भी सामान जा रहा है, पशु आहार के लिए भी सामान जा रहा है, वेतन भी जा रहा है, तमाम सारा। तो मैंने कहा, एक दिन मेरे मन में आया, बल्कि प्रेम सिंह जी ने ही कहा, किसान का काम हिसाब रखना थोड़ी है, किसान कोई बनिया थोड़ी होता। मैंने कहा, संजय आज से हिसाब किताब लिखना। तो क्या लिखना, हमने कहा खाली लेबर का वेतन लिख लो, जो सहयोगी उनका वेतन लिख लिया करो कि उनको कितना दिया गया, एडवांस वगैरह वो लिख लिया करो। तो संजय ने कहा कि आप नहीं लिखोगे। मैंने कहा नहीं लिखेंगे, आप कहीं हमसे गलती हो जाए। हमने कहा तुमसे गलती हो जाएगी, लेकिन जिसको वेतन चाहिए उससे कोई गलती, वो खूब अच्छा याद रखते हैं, और जब भी पूछो तो वो बताते हैं इतना अभी हमारा बचा है, इतना आपने हमको। इसमें मुझे कभी कोई खूब अनुभव हो गया। तो पहला काम तो मैंने लिखना पढ़ना बंद किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि बार बार दिमाग में जो व्यय जाता था, खर्चा जाता था, वो बंद हुआ, तनाव कम हुआ, तो शांति से निर्णय लेना ठीक हुआ। तो क्या निर्णय लिया, तो सबसे पहले निर्णय लिया, जो आपको हम सही बात है छूट गया था, तो सबसे पहले निर्णय लिया, इसको हम छाछ लिख दें। तो छाछ जो बनता है, वो जो बनाती है महिला, वही उसका हिसाब रखती है, मैं उससे कोई हिसाब नहीं मांगता। तो तुरंत नंबर 1 का काम हुआ, रसोई का जितना भी खर्चा था वो खुद उसने संभालना शुरू किया। तो रसोई में जो कुछ भी आना है, अब उसी छाछ के पैसे से आ जाता है, मुझे अतिरिक्त पैसा देना। दूसरा काम क्या हुआ कि जो मुर्गी मुर्गा पले हुए हैं, मुर्गी मुर्गा को जो देखभाल करता है, उससे जो अतिरिक्त मान लीजिए कुछ ऐसा आय आ गई, अंडा वंडा बिक गया या कुछ हुआ, वो सारा मैंने उसको दे दिया। उसकी मुर्गी रखने की सारी व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी हो गई। अगर मुर्गी के लिए कुछ लाना है तो उसी व्यवस्था से वो ले आता है, मुझे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, जब प्रोसेसिंग करना शुरू किया गया तो प्रोसेसिंग से हमको अब क्या हुआ देख लीजिए। प्रोसेसिंग से क्या आता है, तो नंबर 1, गेहूं का मूल्य कितना होता है, 25 रुपये से 30 रुपये किलो। और आटा का मूल्य मैंने क्या रख लिया, 50 से 60 रुपये। तो प्रोसेसिंग करने से गाय का हिस्सा ही नहीं आया, अतिरिक्त आय भी आ गई। तो अगर कोई चीज़
सुन तो लीजिए। तो अतिरिक्त आय आने से अगर कुछ बाजार से लाना भी पड़ा तब वो भार नहीं लगता है, अब इसी पैसे से आना शुरू हो। पहले तो सारा अपने ही पैसे से लाना पड़ता था, दूध के ही पैसे से लाना पड़ता था। अब कई आय के स्रोत खुल जाने से मेरे पास ये काम भी। फिर मैं सब्जी का भी काम करने लग गया, तो कुछ सब्जी से भी कुछ आय आनी शुरू हो गई। कुछ मैंने ग्रामीण पर्यटन का काम शुरू कर दिया। ग्रामीण पर्यटन से क्या होता है कि कई लोग घूमने टहलने आने लग गए, विलेज टूरिज्म का रूप धरा। तो जब वो आते हैं तो घूमते टहलते हैं भी, और कुछ सामान भी हमारा लेकर के जो प्रोसेस होता है वो भी चला जाता, तो उससे भी आय होने लगी। तो आय का पहले व्यय का तमाम सारा स्रोत था, आय का एक स्रोत था, अब आय के बहुत सारे स्रोत हो गए और व्यय का स्रोत संतुलित होता। इस तरह से व्यवस्था को। हमारा प्रश्न है कि हमारी गौशाला में हम जो दान है ना, खाद गायों के लिए, वो बाहर से खरीदते हैं, तो आप ऐसा कोई खाद बनाकर हम गौशाला को दे सकते हैं क्या? गाय को खाने का हाँ, दान, पुआल जो दूध निकालने समय में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पशु आहार कैसे बनता है? बस मैं बता, 2 मिनट, आइए फटाफट बता देता हूँ। देखिए हमारे ऊपर अब प्रेशर आ गया है तो बता देता हूँ। तो भैया एक बात बताएं, पशु क्या खाते हैं? तो 33% भाग अनाज का मिला लीजिए। जो भी अनाज आपके खेत में पैदा होता है वो अनाज 33% मिला लीजिए। अनाज का मतलब होता है गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारे अनाज आप मिला लीजिए 33%। 33% आप दलहन मिला लीजिए। दलहन माने दालें जैसे आप मग माने मूंग, उड़द, तुअर, ये सारे चीज़ों को, उसकी भूसी को 33% मिला लीजिए। तो हमारे यहाँ चूनी कहते हैं, चूनी यानी कि जो बच जाता है दाल की प्रोसेसिंग में उसे चूनी कहते हैं, वो 33% आप मिला लीजिए। और अभी बात हो रही थी, कोई बात कर रहा था, 33% खली कहते हैं, खल या खली कहते हैं, यानी तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं आप लोग? खर, हाँ, जो भी कहते हैं, तो उसको मिला लीजिए। तो 33% आप इन चीज़ों को बराबर मिला लेंगे तो आपका पशु आहार तैयार हो जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि जितने प्रकार की खल को मिलाएंगे उतनी ही अच्छा आपके जानवर का स्वास्थ्य होगा, उतनी ही अच्छा आपके खाने का स्वास्थ्य होगा। तो जितने हमारा, बस आपको ध्यान दिलाना है, अगर आप मूंगफली का तेल भी खाते हैं, तिल का तेल भी खाते हैं, सरसों का तेल भी खाते हैं, तो इनकी खल भी जानवर खाएंगे। तो जितना अच्छा आप अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे उतनी अच्छा। तो ये हो गया 1%। इसमें देखिए 1% बचेगा, उसे मिनरल मिक्सचर कहते हैं। मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम। तो मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम के लिए हम खड़िया प्रयोग करते हैं। आपके यहाँ तो कैल्शियम बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मिनरल मिक्सचर के लिए सभी प्रकार के नमक का प्रयोग करते हैं। तो जो डली वाला नमक होता है वो भी प्रयोग करते हैं, काला नमक उसको भी प्रयोग करते हैं, और सेंधा नमक उसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये नमक जो होते हैं वो मिनरल को बराबर कर देते हैं, क्योंकि पानी से बना होता है और पानी स्वयं में मिनरलाइज होता है, यानी सारे मिनरल उसमें बने रहते हैं। तो मिनरल मिक्सचर इसको मिला करके पूरा हो जाता है। तो 33% अनाज, 33% दलहन और 33% वो कच्चा दे सकते हैं या पशु को उनका पकाने की जरूरत है? नहीं, पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भिगो के खिलाएंगे तो सुपाच्य हो जाएगा। पकाने, हाँ, पूरा अगर सारा भिगो देंगे तो आसानी से पच जाएगा और ठीक ठाक व्यवस्था बनेगी। और आपके मन में जो आ रहा है कि इतना अनाज कहाँ से आएगा, तो उतना पशु भी काहे आएगा। जितना हमारे खेत के लिए और परिवार के लिए ज़रूरत है और सामाजिक दायित्व के लिए ज़रूरत है, उतने ही पशु रहेगा, तो इनका सारा खाना खेत से आ जाएगा। और इसको समझ लीजिएगा, मिट्टी से निकलता है, वो प्रेम सिंह जी ने बताया था, फल आपका, भूसा गाय का, जड़ नेचर की। तो हर चीज़ हमें मिलती रहेगी और अपने घर में ही अनाज इसको बना लीजिए। 33% अनाज, 33% दलहनी और 33% तिलहन को मिला करके दीजिए। यही हम भी खाते हैं, आप अपना भोजन भी देख लीजिए।
तो जो थाली आपकी वही थाली जानवर की, बस उप उत्पाद खाने के लिए वो बना हुआ है उसका भोजन। ठीक है, तो चलिए पूरा प्रश्न काल ऐसा बना लिया जाए सारा। दीदी आप भैया आप तय कर लीजिए कि प्रश्नों के लिए हम लोग बैठ जाएंगे तो प्रश्न का खूब और दिल से प्रश्न पूछिए, मैं सारे अनुभव ही बता पाऊंगा, मेरा कोई वो उत्तर नहीं आएगा। जी भैया। हाँ देख नेचुरल फूड होता है वो आपने बताया कि वो हरा चारा। हाँ जी। तो अभी इसका जो आपने बताया ये पशु आहार जो बनाएंगे घर पे उसका परसेंटेज कितना हो रखना चाहिए खाने के लिए? मतलब हरा 80% ये 20% ऐसा कुछ? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया हर चीज़ के पीछे का एक विज्ञान है, एक नियम है। विज्ञान मतलब नियम, तो नियम को समझा जाए तो बढ़िया। दरअसल जो समय में हमें बांधा गया है, हाँ, तो देखिए अब क्या होता है कि हरा चारा हमें क्या देता है, तो हरा चारा से आप जानते हैं कि हरा चारा में नाइट्रोजन की मात्रा खूब अधिक होती है, मिनरल की मात्रा अधिक होती है, तो हरा चारा हमारा उसकी पूर्ति कर देता है, यानी कि जो पोषण चाहिए होंगे ये इनका विषय है, ये बता भी देंगे, तो वो पोषण मिलने लगता है। लेकिन भूसा, सूखा चारा, ये हरा चारा, ये सूखा चारा क्यों दिया जाता है? तो सूखा चारा इसलिए दिया जाता है कि जैसे हमको क्या कहा जाता है कि थोड़ा सा मोटा अनाज, श्री अन्न आजकल उसका नाम दिया गया। तो मोटा अनाज क्या होता है? तो ये होता है फाइबर दिया जाता है जिससे पेट को सफाई कर दे। तो भूसा और पुआल खाली इसलिए देते हैं कि वो पेट की सफाई कर दे, तो उसमें जो अनाज चिपका रहता है र्यूमिन में, उसकी आंतों में, उस अनाज को वापस ले आए, नहीं वो सड़ करके गैस बनती है। तो सूखा कितना? तो हरा चारा अगर 80% है तो भूसा और पुआल केवल 20% होना चाहिए। यानी एक जानवर को 2 किलो से ज़्यादा 1-2 किलो अगर दे देंगे तो काम चल जाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि मेरे पास अगर जमीन है और मैं उसमें हरा चारा फ्लोर के लिए उसको खिला सकता हूँ गायों को ओपन फील्ड ग्रेडिंग से, बिल्कुल। तो उसको काट के खिलाने की जरूरत नहीं है, वो गाय जाएगी अपने हिसाब से 3-4 घंटा खाएगी और वो शाम को भी हम उसको वहाँ छोड़ सकते हैं। तो उस केस में फिर ये 2 चीज़ें जो आपने बताया, भूसा और वो अनाज, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दूध लेते हैं तो मैं एक बात पहले आपके प्रश्नों का भाई साहब से छूट गया था, प्रेम सिंह जी से। औषधि यानी दवा की सारी जानकारी हमारे ग्वालाओं को हुई, यानी चराने वालों को, चरवाहों की हुई, और हम पशुओं की तरह इसलिए हो गए, मेरा खूब दिमाग इसमें गया क्योंकि हम पशुओं को खूब देखते थे। पशुओं को देख देख कर ही तो हमने सीखा। तो हम जितना पशुओं को देखते थे वो क्या खाते हैं, और जब पेट फूल, आप कुत्ते को ध्यान से देखिए, जैसे ही उसका खाना नहीं पचता है वो जाके हरी घास खा लेता है और कूच करके थूक देगा। तो पशुओं को देख देख के हमने औषधि, तो इसका मतलब वो तो ठीक हो गया। लेकिन जब आप दूध निकालते हो, वैसे तो आपको भूसा और पुआल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ वो सूखा खा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप दूध निकालने के लिए उनको बांधोगे ना, तो दूध जब निकालोगे तब आपको पशु आहार देना पड़ेगा, यानी ठोस देना पड़ेगा। तो पहला चीज़ हो गई हरा चारा, दूसरा चीज़ हो गई सूखा चारा, और तीसरा चीज़ हो गई ठोस आहार। इसे ही पशु आहार कहते हैं। तो प्रेम सिंह जी कह रहे थे ना कि अगर उनके 5 मुंह होते हैं, 4 पैर 1 मुंह, तो 4 पैर को वो खेत में जाते हैं तो ज़्यादा बर्बाद करते हैं। मैंने भी इसका प्रयोग देखा है, तो मैं थोड़ा सा सहमत हूँ इस बात से। लेकिन अगर आपके पास चारागाह है तो वहाँ चराइए, नहीं चारागाह है तो हरा मान लीजिए हरा चारा आपने लगा दिया, तो वो खेत में जाएंगे तो जितना खाएंगे नहीं उससे ज़्यादा वो बिगाड़ देंगे। तो उनको बांध के इसीलिए खिला देना ज़रूरी रहता है। लेकिन उनके लिए बाड़ा बना दीजिए, वो बाड़े में टहलने के लिए बाड़ा, जैसा भैया के यहाँ बना हुआ है, तो टहलने वाला काम हो जाएगा। तब हमें ठोस आहार भी देना है, तो जब वो हरा चारा चर के आए तो थोड़ा ठोस आहार इसी सूखा के साथ मिला के दे दीजिए, बस उतने में काम हो जाएगा। 2 किलो में वो दे दीजिए, और जितना दूध गाय देती है उसके अनुपात में
ठोस आहार दे दीजिए और दूध निकाल लीजिए, फिर उनको चरने के लिए डाल दीजिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना भाई? एक दिन में एक गाय को कितना सारा पर्याप्त होता है? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने भी सरदार जी से पूछा था कि एक गाय को कितना खिलाया जाए। उन्होंने कहा खाने का ये तरीका होता है कि जब थोड़ा सा बच जाए उतना आप देख लीजिए कि थोड़ा बहुत बच गया, जैसे थाली में हमारे थोड़ा बच जाए तो ये मान लीजिए कि वही उनका। तो उन्होंने कहा था उसको तौल लीजिए जितना आप दे रहे हैं कि इतना बच जाए, थोड़ा बच जाए। तो उसका सिद्धांत क्या होता है, उससे बहुत मज़ेदार बात आई कि जब बच जाता है तो बकरियों को छोड़ दीजिए, वो खा लेंगे, मुर्गियों को छोड़ दीजिए, वो खा लेंगे, और गायों के बच्चे भी उसी में खा लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि दूध वाली गाय को जो देते हैं और जो उनसे बचता है वो गैर दूध वालों को डाल दीजिए तो भी काम चल जाएगा। तो चारा बचना ही चाहिए, उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कितने कुंतल की गाय है वो कितना खाएगी ये आप तय कर लीजिए। मेरा रेशियो ये है कि ये 80% और 20% के रेशियो को अगर मेंटेन कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं मेंटेन कर पाए तो वो घटता बढ़ता है। जो किसानी करता है, जो पशुपालन करता है, जो आपके यहाँ साथी सहयोगी हैं, मुझसे बेहतर आपके यहाँ कैलकुलेशन कर पशु आहार कितना देना चाहिए? पशु आहार का नियम है कि एक 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो ठोस आहार देना चाहिए, यानी पशु आहार देना चाहिए। 2.5 लीटर दूध अगर एक जानवर देता है तो उसको 1 किलो ठोस आहार मिलना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन अभी तक निकल कर आया। जी, आपने बताया कि वो छाछ हमारी बहुत बढ़िया होती है, तो आप दूध को क्या गर्म करते हैं, मतलब उसमें मट्ठा बनाने के लिए? हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ, वो इसलिए बढ़िया ये प्रश्न भी हो जाए। ठीक, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी हर कुछ किलोमीटर दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ा आगे निकल जाइए तो बोलने का भाषा बदल जाती, बोली बदल जाती है। तो इसी प्रकार से खेती में भी आप देखा जाए वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, तो जैसे ही गंगा को हम क्रॉस करके यमुना की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर कच्चे दूध से छाछ बनाने का है, और लेकिन जैसे ही गंगा पार करते हैं, यानी गंगा के उस पार या गंगा के किनारे रहने वाले लोग, वो छाछ बनाने का तरीका ये होता है कि हम पहले अब तो हम सच्ची बात बताएं कि इसे मिट्टी के बर्तन में पकाना चाहिए, लेकिन कई बार मिट्टी का बर्तन व्यवहारिक नहीं रहता, तो मैंने अपना काम किया है कि मैं स्टील का बड़ा सा, आपके यहाँ भी मैंने देखा खूब बड़ा बड़ा है, तो स्टील के बड़े भगोने या वो मटके में इसको कंडे को आप क्या कहते हैं इसको? हाँ, उपले। तो उपले को, हाँ, छाना। तो उपले को हम पहले एक व्यवस्था बनी हुई है चूल्हा टाइप का, उसमें पूरा उपला लगा करके आग लगा देते हैं, उसको जला लेते हैं, सुलग जाता है, और उसमें मान लीजिए 30 लीटर दूध, हमें 1 किलो घी बनानी, तो 30 लीटर दूध उस भगोने में करके रख देते हैं, और रात भर वो पकता है। धीरे 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 थोड़ा पानी भी मिला देते हैं, वो हमें रेशियो पता है। तो जब सुबह हम उसको खोलते हैं कमरे को, तो वो लाल हो जाता है, पूरा दूध लाल हो जाता है, और खूब बड़ी सी मलाई पड़ जाती, मोटी मोटी उसमें मलाई पड़ जाती। फिर उसको एक विशेष टेम्परेचर पर, महिलाएं जानती हैं जो काम करता है, उस हल्का हल्का गर्म भी ना रहे और ठंडा भी ना रहे, वो कौन सी स्थिति होती, ना गर्म रहे ना ठंडा रहे, उसी स्थिति में जामन डाल देते हैं, यानी दही का थोड़ा सा भाग, छाछ का थोड़ा सा पुराना पहले का छाछ उसमें डाल देते हैं, फिर उसको रख देते हैं, और जब वो पूरी तरह से जम जाता है तब उसमें वही जो आप बिलौना निकाल करके बिलौना अलग कर लेते हैं और वो छाछ बन जाता है। हमारे यहाँ के छाछ में पूरी मलाई भी रहती है, गाढ़ा रहता है, जितना पानी आपके यहाँ है उतना पानी का छाछ हमारे यहाँ बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे छाछ में दोबारा फिर से अगर बिलौना चला दिया जाए, कुछ ना कुछ मक्खन फिर निकल आएगा, ऐसा हमारे यहाँ का छाछ है। वो जामुन वाला कितने देर तक रखना है? जामन वाला जैसे आपके यहाँ तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कम समय में फट जाएगा, हमारे यहाँ थोड़ी कम गर्मी पड़ती है तो 8-10 घंटे रख दीजिए तो ठीक से, तो एक रात अगर रख दिया जाए तो पूरा फट जाता है, या एक दिन रख दिया जाए तो फट। हर रोज उसका बनाना है या फिर नहीं, अब हर रोज़ नहीं बना पाते हैं, हर रोज़ इकट्ठा कर रहते हैं, तो जाड़ों में तो बाहर रख देते हैं, गर्मियों में थोड़ा ठंडी जगह रखने की जुगाड़ बनाते, तो
फ्रिज ही है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें मक्खन को इकट्ठा करते रहते हैं और जब ऐसा लगता है कि 3-4 लीटर घी निकलने भर का हो गया तो उसको फिर गोबर गैस पे चढ़ा देते हैं और धीरे 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 पकते 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 वो अपना कलर दिखा देता है, उस कलर का आ जाता है तो घी बन जाता है। और 2000 रुपये पहले जाता था, अब मैंने उसका रेट 2100 रुपये किलो घी का रेट रखा। और पहले तो मुझे लगता था गांव के लोग इतना महंगा नहीं लेंगे, अब तो कितने लोग गांव से लेकर चले जाते हैं। और पहले मट्ठे का था तो कुछ 20-25 रुपए लीटर मट्ठा भी बिक जाता है गांव से, और खूब लोग ले जाते हैं। 1 कुंटल 50 किलो का ऑर्डर आता है। तो हमारे यहाँ जब इसका भाव मैंने देखा है, खिलाने पिलाने बनाने का भाव, तो जो लड़की काम करती है, जो उसको बनाती है और जो संजय उसको देखभाल कर, उन लोगों के अंदर एक अजीब सा भाव लगा रहता। कोई कहता है भैया मट्ठा दे देना, हाँ आ जाना ले लेना, तो जैसे उनको लगता है कि ये बड़ी कोई चीज़ हुई, अपने यहाँ कोई चीज़ हुई। पहले हमको समझाते रहते थे, कहाँ घाटा सह रहे हो, मेरा ही एक साला आपको क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ को साला कहते हैं। तो साला हमारा कहता था जीजा जी आपका शौक पूरा हो गया तो चलो मैं कोई और काम बताऊं आपको। तो अब वो सब भाव खत्म हो गया और खूब ठीक से काम चल रहा है। तो मेरा तो विश्वास ईश्वर में खूब प्रगाढ़ हुआ। मैं जितना ही ईश्वर से दूर होता था, आज उतने ही ईश्वर से पास हुआ हूँ, क्योंकि मैं गाय के पास हुआ हूँ, मैं पशुओं के पास हुआ। तो प्रश्न उत्तर और आपका सिखाना जरूरी है। मैं ऐसे भाव के साथ आया हूँ कि आपसे भी कुछ लेके जाऊँ, तो जितनी बातचीत आप करोगे। जो गौशाला में से मुनाफा मिलता है या नहीं, घाटे में जाता है? गौशाला से कोई मुनाफा नहीं मिलता है, पूरी खेती पूरी व्यवस्था घाटे में नहीं है। जब मैं हिसाबी किताब नहीं लिखता हूँ तो काहे लिए हम आपको बता पाऊँगा। लेकिन एक उदाहरण के साथ अपनी बात फिर पूरा करता हूँ। जब मैं यहाँ चला था तो 3000 रुपये की ज़रूरत थी। तो जो साथी थे वो कह रहे थे आपको गुजरात जाना, कई दिन बाद लौटोगे, तो एक आदमी का 3000 रुपये बकाया, इसको दे देते तो अच्छा रहता। मैंने अपनी जेब देखी तो नहीं दिख रहा था, कुछ काम नहीं बन रहा था। तो मैंने ईश्वर की स्तुति की कि हे गुजरातियों को जुगाड़ बताओ, तुम ही मेरे देश को चला रहे हो। तो तुरंत से दरवाजे पे एक व्यक्ति आया और ब्लॉक प्रमुख, आपके यहाँ कुछ कहते होंगे, एक नेता होते हैं जो पंचायत प्रमुख होते हैं, तो उनके यहाँ घी जाता है। तो उनका आदमी आया और कहा कि 2 किलो घी चाहिए। तो मैंने कहा, जल्दी से फ़ोन किया, मतलब जो रोली को, मैंने कहा देखो ये आ रहे हैं, 2 किलो घी दे दो। लेकिन वो पैसे नहीं देते थे। आदमी उनका घी लेके जाता था, बाद में देते थे। जब वो चला गया तो थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे ही मन रखने के लिए, मैं जानता था पैसे तो नहीं आएंगे, मैंने मन रखने के लिए पूछा, रोली पैसे दे? हाँ दे गए। कितना दे गए? 4000। हम कहा फट से लेकर आओ। 3000 रुपये जो खर्चा था वो दिया, 1000 रुपये लेकर गुजरात चलाया। इतने ही मैं वापस लौट जाऊँगा, कोई ज़रूरत है नहीं। हिना दीदी आप लोग दिन भर खिलाते पिलाते, मेरा कोई खर्चे नहीं होता। बांध के जो लाए थे और वो सब खर्चा साथ में रहता। मुझे तो ट्रेन में भी एक गुजराती मिल गए, लैया खा रहे थे। मैंने कहा भैया अच्छा है, उनका मन, वो जान गए, कहे आप भी खाओ। मैंने फाँक लिया, बड़ी भूख लगी थी, काम हो गया। तो अब ना मांगने में शर्म है, ना खाने में शर्म है, ना खिलाने में शर्म है, तो कम पढ़ने का कोई हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। આજે ભાઈને અમારે એમ જ થાય.